अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइंस। इस टॉपिक में हम डिफरेंट की पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कि न्यूट्रल एटम जो है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन के नतीजे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइंस, इनकी फॉर्मेशन, इसमें एनर्जी चेंज, इन सारी बातों को हम इस टॉपिक में जो है वो आज पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम, ठीक है। आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, H, सिंपलेस्ट एटम है। इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चूँकि सेम चार्ज होता है तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट हम इस एटम को कहेंगे न्यूट्रल एटम। यानी कि न्यूट्रल एटम ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, नो नेट चार्ज, कि ऐसा एटम जिसके ऊपर जो है वो कोई भी नेट चार्ज मौजूद ना हो, वो होता है न्यूट्रल एटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एन एटम हैविंग नो नेट चार्ज, कि ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज ना हो तो वो कहलाता है क्या, न्यूट्रल एटम कहलाता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ अ न्यूट्रल एटम? इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी न्यूट्रलिटी की जो वजह है न्यूट्रल एटम की, वो क्या है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की तादाद बराबर होती है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है लेकिन अपोजिट, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर उनकी तादाद जो है वो बराबर होगी तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इट इज़ द रीज़न फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ अ न्यूट्रल एटम। उसके बाद हम बात करते हैं जी आयोनाइजेशन की, कि आयोनाइजेशन जो है वो क्या होती है। तो आपके पास एक एटम है, ये एटम है, इसको आपने एनर्जी देना शुरू कर दी, ठीक है। एक एटम है, उसको आपने एनर्जी देना शुरू कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। यानी एक्साइटेड से मुराद ये है कि वो अपने एक शेल से दूसरे शेल में मुंतकिल हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अफेक्ट से बाहर निकल जाएंगे तो हम कहेंगे क्या हो गई, आयोनाइजेशन हो गई। तो या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करें, यानी कि आयोनाइजेशन सिंपली क्या हो गई कि किसी भी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ आयोनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, इट इज एसोसिएटेड विद द मेटल्स ओनली, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद द नॉन मेटल्स ओनली। कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कौन करेगा, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन जो है वो होगी। तो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, formation
ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट इज सेड टू बी अ आयोनाइजेशन। मसलन आपके पास जो है सोडियम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो जौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, मसलन आपके पास ये मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट ए, इसमें है जी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो पहले 4 ग्रुप्स तक जो है वो 3 ग्रुप्स तक यही सूरत हाल होती है कि जौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता होता है। मसलन आपके पास लिथियम है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा मोनो पॉजिटिव आयन में। तो सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम आयन बन जाएगा। पोटाशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरह रुबीडियम, सीजियम जो है वो हो गया। फ्रेंशियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर हम इनकी बात करें, इनको ज़रा ख़त्म करें, इनकी अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो है वो एलिमेंट है। अगर हम सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, ये आपके पास हो गया जी सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बेरिलियम चूंकि सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है तो लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, Be पॉजिटिव 2 बन जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो Mg पॉजिटिव 2 बन जाएगा। कैल्शियम जो है वो Ca पॉजिटिव 2 बनेगा। स्ट्रोंशियम जो है वो Sr पॉजिटिव 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बताने का मकसद ये है भी कि पहले 3 तक ये सूरत हाल होती है कि 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स अपने ग्रुप नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करते हैं। तो लिहाजा इन न्यूट्रल एटम्स का आयंस में कन्वर्ट होना इट इज सेड टू बी अ आयोनाइजेशन। जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं ये फॉर्मेशन है पॉजिटिव आयंस की। इसी तरह एक थोड़ा सा और एग्जांपल कर लेते हैं। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें है जी बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। अब बोरॉन चूंकि इतना अच्छी मेटल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी जो है वो नहीं है। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का देखेंगे। एल्यूमिनियम जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव 3 जो है वो चार्ज आ जाएगा। यानी कहीं पे भी आपको पॉजिटिव आयंस नजर आए तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर किसी आयन पे पॉजिटिव 1 चार्ज है तो इसका मतलब है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अगर किसी पे पॉजिटिव 2 चार्ज है तो उसका मतलब है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। अगर किसी पे पॉजिटिव 3 चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रॉपर्टी किस में होती है? मेटल्स में होती है। ठीक है, तो ये बन गए आपके पास क्या? आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए। ये एक एग्जांपल अभी मैंने की है, नेगेटिव की बाद में हम करते हैं। तो इन आयंस का बनना जो है ये कहलाता है आयोनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद एक और बात, इंपॉर्टेंट बात भी, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऐसे जो है वो याद रहना चाहिए कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन जरा नोट कर लें कि रिमूवल ऑफ
an electron is an endothermic process। ठीक है, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी मेटल में से तो हमेशा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अभी हम जानते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने ये लिखी कि सोडियम जो है इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना हमें 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें सोडियम की, कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल जो है वो देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 738 किलो जॉल पर मोल। यानी कि हमेशा जब भी हम किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें हमेशा एनर्जी उसको देनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना है। देखिए ना, एक एटम है, एटम उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने निकालना है, बाहर निकालना है इसको एनर्जी देके। तो जब बाहर निकालना है, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ये उसी एटम के न्यूक्लियस का उसके ऊपर असर है। तो जब हम उसको निकालेंगे तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस से उसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी एटम में से तो हमें उसको एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, बिकॉज उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो अफेक्ट की होती हैं, तो इसलिए हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है। और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है वो दी जाए वो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, कि हमने उसको एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस में से बाहर निकालना है, इसलिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और जिस प्रोसेस में एनर्जी दी जाए वो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो सोडियम है इसकी जो वो जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, दैट एनर्जी इज सेड टू बी आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी कि हमें किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 496, और मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जॉल पर मोल है। तो इस एनर्जी वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो किस में मेटालिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा है और किस में मेटालिक करैक्टर जो है वो कम है। मसलन आपसे कहा जाए कि सोडियम और मैग्नीशियम में से गुड मेटल जो है वो कौन सी है, तो गुड मेटल वो होगी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, याद रखना आपने कि आयोनाइजेशन एनर्जी जिस मेटल की जो है वो कम होगी उसका मेटालिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब मेटल्स होती क्या है, क्या होती है मेटल्स, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, वो मेटल्स होते हैं। तो अब इसकी चूंकि लो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है
वो 738 किलो जॉल पर मोल है। इसका मतलब है कि सोडियम के मुकाबले में इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इन दोनों का अगर हम मवाजना करें तो इन दोनों में से सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी चूँकि कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मैग्नीशियम के मुकाबले में। तो इसका मेटालिक करैक्टर जो है वो सोडियम का मैग्नीशियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी मेटालिक करैक्टर सोडियम का जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका मेटालिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा है और किसका मेटालिक करैक्टर जो है वो कम है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि इससे हम हेल्प ले सकते हैं मेटालिक करैक्टर को जज करने की। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। ये जो हमने पढ़ा सारा प्रोसेस, ये हमने पढ़ा है पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। कि न्यूट्रल एटम में से जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। उसको हम बोलते हैं क्या, कैटायन। कैटायन या उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव आयन, कैटायन या पॉजिटिव आयन। हाँ जी, कैटायन इज फॉर्म्ड, cations are formed by the removal of electrons from a neutral atom। ठीक है, तो जब भी हम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसको हम कहेंगे कैटायन। यानी कि आपके पास ए अगर कोई एलिमेंट है, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बन जाएगा वो क्या, पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो मोनो पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी सोडियम की। अगर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बनेगा डाई पॉजिटिव आयन, और अगर उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बनेगा ट्राई पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ट्राई पॉजिटिव आयन जो है वो आपके पास बन गया। तो जितना नेट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट पे, उसमें उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पॉजिटिव आयंस के बारे में। उससे अगला है पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हमने आयोनाइजेशन न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा, कैटायंस की हमने बात की। अब हमने बात करनी है पॉजिटिव पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस की। के पास हो गया जी पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयन। ठीक है, पोली का मतलब हो गया मैनी, कि ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा जो है वो एटम्स हों वो कहलाते हैं क्या, पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस। मसलन आपके पास हो गया जी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हो गया, आपके पास हो गया अमोनियम आयन। दीज आर पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये जो हमने पहले एग्जाम्पल्स पढ़ी जिसमें Na पॉजिटिव था, Ca पॉजिटिव था, वो सिंगल एटम था। ठीक है, सिंगल एटम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गए। यानी कि वाटर में हाइड्रोनियम आयन में 3 जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास ऑक्सीजन है। अमोनियम आयन हो गया। दीज आर पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस। या हम बात कर लेते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होता है कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता होगा द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन में किसी भी कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए तो दैट हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अ
कार्बोकेटाइन। वो जो आयन बना है हाइड्रोकार्बन का उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। मसलन आपके पास आ गया जी CH3 CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है तो ये एक हाइड्रोकार्बन जिसको हमने ड्राइव किया है फ्रॉम इथेन, यानी कि ये इथेन था, मैंने हाइड्रोजन निकाली, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस हाइड्रोकार्बन पे जो चार्ज अपेयर हुआ है, इस पूरे ओवरऑल जो आयन है आपके पास है तो पॉजिटिव आयन विच इज अ पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयन, लेकिन इसको हम मखसूस नाम देंगे, वो है कार्बोकेटाइन। ठीक है कि अगर हाइड्रोकार्बन्स में किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इट इज सेड टू बी अ कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव आयंस के बारे में कि नेगेटिव आयन क्या होते हैं और इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, या ऐसे कर लें जी कि एनाइंस क्या होते हैं, या सिंपली इसको हम कहेंगे नेगेटिव आयन। ठीक है, एटम्स हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज। कि ऐसे एटम्स जिनके ऊपर जो है वो नेट नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाते हैं क्या, एनाइंस कहलाते हैं, या उनको हम सिंपली कहेंगे नेगेटिव आयंस जो है वो कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन इस तरह होती है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रॉपर्टी है इट इज एसोसिएटेड विद द नॉन मेटल्स। मसलन आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये बन जाएगा O-2, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। अब ये जो नेगेटिव आयन बना है इट इज सेड टू बी एनाइन। ठीक हो गया। और उसके बाद क्लोरीन है के पास, सेकंड एग्जांपल इसकी करते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन है आपके पास Cl, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो ये आपके पास बन गया Cl-1, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो बन गया नेगेटिव आयन, एनाइन बन गया। यानी व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयंस कब बनते हैं, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, उस वक्त नेगेटिव आयंस जो हैं वो बनते होते हैं। ठीक है। तो जब भी नेगेटिव आयन बनता है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। नेगेटिव आयन जब भी बनता है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। मसलन क्लोरीन को अगर हम बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है -349 किलो जॉल पर मोल नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। जब एनर्जी दी जाए वो पॉजिटिव होती है और जब एनर्जी रिलीज हो तो वो नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम कहेंगे, रिलीज होने वाली एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज होने वाली एनर्जी, जब हम आयोनाइजेशन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और पहले केस में जो हमने एनर्जी जो है वो दी थी वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। तो नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always exothermic process। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उस वक्त एनर्जी हमेशा रिलीज होगी और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन उसमें जो है वो ऐड करेंगे
तो हमें एनर्जी उसको जो है वो देनी पड़ेगी, बजाय रिमूव होने के देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये हमारा आयंस के बारे में था, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े, न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़ा, उसके बाद आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा, केटाइन कैसे बनते हैं, केटाइन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने मोनोपॉजिटिव आयन, डाईपॉजिटिव आयन, ट्राईपॉजिटिव आयन और पॉलीपॉजिटिव आयंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एनाइन के बारे में पढ़ा और कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो आयंस के बारे में था। अगली वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।